हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, पीपल एज रिसोर्स। तो इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो पॉपुलेशन होता है ये एक वैल्यूएबल एसेट होता है किसी कंट्री के लिए, न कि कोई बर्डन होता है। लोग इकोनॉमी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं अगर वो एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्दी हो तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो वैसे लोग जिसके पास एजुकेशन, स्किल्स और अच्छा हेल्थ हो तो वो काम करके देश के ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब होता है एक देश के लोगों को इस तरह से देखना कि वे देश के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए स्किल्स और एबिलिटीज़ होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी देश के पास सोना, तेल या ज़मीन जैसे रिसोर्सेज होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के पास अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ हो तो वो भी एक बड़ा रिसोर्सेज माना जाता है, क्योंकि इससे देश का ग्रोथ होता है। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि लोग किसी कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लोग किसी कंट्री के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जो लोग होते हैं वो काम कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इससे कि जो कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है, जिसे शॉर्ट में हम जीएनपी भी कहते हैं, ये इंक्रीज होगी। यानी कि किसी कंट्री का जो टोटल इनकम होगा ये इंक्रीज होगा। अब आगे यहाँ पे समझते हैं इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है लोगों के लिए पैसे खर्च करना एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर के ऊपर। चलो अब आगे हम यहाँ पे समझते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों के ऊपर करते हैं वो एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ के ऊपर करते हैं। वहीं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिजिकल थिंग्स लाइक मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स के ऊपर। इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ट्रेंड वर्कर्स। और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का जैसे एग्जांपल है फैक्ट्रीज, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स या फिर टूल्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम ह्यूमन कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे हमें हेल्प मिलता है। तो पैसे जो भी हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे हमें रिटर्न्स मिलता है, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल के जैसा। यदि हम फिजिकल कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करते हैं लाइक मशीन्स या फिर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो हमें उससे पैसा रिटर्न मिलता है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से जब लोग ज़्यादा एजुकेटेड और ट्रेंड होंगे तो वो बेटर वर्क कर सकेंगे और पैसे कमाएंगे, तो पैसा यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जब लोग ज़्यादा हेल्दी होंगे तो वो ज़्यादा और बेटर काम कर सकते हैं, इससे कि इनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होगी। जस्ट लाइक मशीन्स जिस प्रकार से हमें ज़्यादा आउटपुट दे सकती है तो बेटर पीपल यानी कि स्किल्ड और हेल्दी पीपल भी हमें ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फिर हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें। कहीं पर भी तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना पैसे, तो हमें इन्वेस्ट करना है एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर, वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के ऊपर। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग देने में हम ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे और साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जिससे लोगों की मदद मिल सकेगी। अब आगे यहाँ पर साकाल और विलास दो लड़के की स्टोरी दी गई है। पहले हम साकाल की स्टोरी को यहाँ पे समझते हैं। साकाल जो कि 12 साल का एक लड़का है, इसके पिता एग्रीकल्चरल फील्ड में यानी खेती करने का काम करते हैं। इसकी माँ डोमेस्टिक टास्क करती है यानी कि घरेलू काम करती है। साकाल के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो इसके पिता हैं, इसको स्टडी में बहुत इनकरेज करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं उसके एजुकेशन के लिए। साकाल स्कूल ज्वाइन करता है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरा करके बाद में फिर वो कंप्यूटर की भी पढ़ाई करता है। साकाल काफ़ी हेल्दी था, इस वजह से वो अपना एजुकेशन और काम सही तरीके से कर पाता है। साकाल अच्छे से पढ़ाई करता है और एक प्राइवेट फर्म में जॉब हासिल कर लेता है। बाद में वह एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, जिसके वजह से उस कंपनी की जो सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके वजह से साकाल का प्रमोशन वो कंपनी कर देती है और इस प्रकार से साकाल का कैरियर सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर विलास जो कि एक 11 साल का लड़का है,
विलास के पिता एक फिशरमैन थे, यानी कि मछली बेचने का काम करते थे। लेकिन जब विलास 2 साल का था तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद फिर इसकी माँ मछली बेचने का काम शुरू कर देती है। विलास की माँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और विलास के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती है। विलास स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसे एक बीमारी हो गई थी और पैसों की भी कमी थी। विलास आर्थराइटिस नाम की एक बीमारी से सफ़र कर रहा था, जिसके वजह से ना तो वो स्कूल जा सकता था और ना ही वो किसी काम को प्रॉपरली कर पा रहा था। इस वजह से विलास अपनी माँ के जैसा ही उसे मछली अब बेचना पड़ रहा था और हर दिन वो सिर्फ 150 रुपये ही कमा रहा था। विलास का सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और वह अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। तो साकाल और विलास के ही स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम चाइल्ड के एजुकेशन एंड हेल्थ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तो यदि हम चाइल्ड के एजुकेशन एंड हेल्थ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे वो जो चाइल्ड है इन फ्यूचर में ज़्यादा पैसे अर्न करेगा और बाद में वो फिर सोसाइटी को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि किस प्रकार से जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वे अपने बच्चों के हेल्थ का टेक केयर करते हैं। तो जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों के प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन पर उनका अटेंशन होता है और साथ ही वो बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं। अब आगे यहाँ पर वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल दोनों में डिफरेंसेस दिया गया है। क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। विटियस साइकिल में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं और अपने बच्चों के ऊपर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इनमें इनका जो बच्चा होता है वो अच्छा से ग्रो अप होता है, इनके बच्चे स्किल्ड और सक्सेसफुल होते हैं, इनका फ्यूचर बेटर होता है और जनरेशन बाय जनरेशन इनकी फ्यूचर और अच्छी होते जाती है। वहीं विशियस साइकिल में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, अपने बच्चों को ये सपोर्ट नहीं करते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, पुअर होते हैं और इनकी जो फैमिली होती है ये पुअर्टी में चली जाती है और इनका जो जनरेशन होगा वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ये करते हैं। अब यहाँ पर जापान का एक एग्जांपल दिया गया है कि जापान में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक डेवलप्ड कंट्रीज है। तो क्वेश्चन यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है कि कैसे जापान में जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट होता है तो इसके वजह से कैसे जापान ग्रो करता है और वो एक सक्सेसफुल है। तो देखो जापान में ना बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लाइक ऑयल, कोल एंड मिनरल्स, लेकिन स्टिल ये एक रिच और डेवलप्ड कंट्रीज है। इसका कारण ये है कि जापान में ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कंट्री के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। जापान की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फोकस करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो लोग होते हैं वो स्किल्ड, नॉलेजेबल और हेल्दी होते हैं। जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी और मशीन्स का बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं एंड इस कारण से जापान ने नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज बिल्ड करी और वेरी प्रोडक्टिव वो बन गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जापान है वो सक्सेसफुल है अपने लोगों के डेवलप करने के द्वारा, अपने लोगों को वो डेवलप करी, इस वजह से वो सक्सेसफुल है, ना कि नेचुरल रिसोर्सेज पे वो डिपेंड है। चलिए अब आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क को 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो वैसे वर्क जो नेचर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल है, लाइक फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल केयर, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो वैसे काम जो चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो काम करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे फैक्ट्रीज़ में अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में कोई चीज़ हम बनाते हैं ना, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और टर्सरी सेक्टर में वर्क जो प्रोवाइड करता हो सर्विसेज लाइक टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, शॉप्स, टूरिज्म, हॉस्पिटल्स etc, वैसे काम जहाँ से हम पैसे अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं,
दैट इज़ कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। जो सर्विस प्रोवाइड करता हो वो टर्सरी सेक्टर में आता है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो टाइप्स या फिर पार्ट्स को समझते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो टाइप्स या फिर पार्ट्स होते हैं। पहला टाइप है मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो वैसी एक्टिविटी जिसमें तुम सिर्फ मनी अर्न करने की या फिर प्रॉफिट अर्न करने का तुम सोच रहे होते हो। अब ये पैसे अर्न करना ये कई तरीके से हो सकता है शॉप में तुम सेलिंग करके पैसे अर्न करो या फिर कहीं जॉब करके पैसे अर्न करो जिससे तुमको पैसा मिलता हो। तो जहाँ से तुम पैसा अर्न करो ना वो हो गया मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ समझ में आ गया कि मार्केट एक्टिविटीज़ किया जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाया जा सके। वहीं जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होता है ये क्या होता है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होता है जो हम खुद के लिए करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग मनी और प्रॉफिट। इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इससे मुझे किसी प्रकार का प्रॉफिट होगा या फिर मुझे इससे पैसे मिलेंगे। ये हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। जैसे कि अगर गार्डन में हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हम उस वेजिटेबल्स को खा सके, इसलिए नहीं ग्रो करते हैं कि हम उसको मार्केट में बेचें और फिर उससे पैसा अर्न करें। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ किया जाता है अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए, ना कि पैसे अर्न करने के लिए। अब आगे हम ये समझेंगे कि महिलाओं को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड इनकम। तो इसमें सबसे पहला चैलेंजेस है लिमिटेड एजुकेशन एंड स्किल्स। बहुत सारी महिलाओं को सेम लेवल का एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है इन कंपेयर टू मैन। दूसरा है लोअर इनकम कंपेयर टू मैन। अक्सर महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं पुरुषों की तुलना में, चाहे वो सेम वर्क ही क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं। तीसरा है जॉब इनसिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ दी वुमेन्स को जॉब में सिक्योरिटी नहीं मिलती। एंड फोर्थ है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। बहुत सारी महिलाओं को काम करने के दौरान उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलता, लाइक मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का मतलब होता है जैसी महिलाएं प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा जन्म देती है तो कम से कम 3 से 6 महीने तक का उन्हें छुट्टी देना चाहिए और उसके लिए उनको पैसा भी देना चाहिए, लेकिन वो बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिलता। या फिर चाइल्ड केयर सपोर्ट नहीं मिलता या फिर अदर जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। चलिए अब आगे हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है: लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ पीपल और स्किल फॉर्मेशन। तो पहले हम एजुकेशन के बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एजुकेशन कैसे किसी कंट्री को हेल्प करता है या किन किन चीज़ों में एजुकेशन कंट्री को हेल्प करता है। तो एजुकेशन हेल्प करता है नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में, कल्चरल रिचनेस को बढ़ाने में या फिर गवर्नमेंट को और इफ़िशियंट बनाने में। अब आगे हम यहाँ पे ये समझेंगे कि भारत में बेटर एजुकेशन के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो सभी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले इंडिया में, इसके लिए इंडिया काम कर रहा है, जिसके लिए स्पेशल फोकस गर्ल्स के ऊपर रखा गया है कि खास करके गर्ल्स को एक बेटर एजुकेशन देना है। इसके लिए नवोदय विद्यालय स्कूल भी इस्टेब्लिश किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट पर। वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके और वो यूज़फुल स्किल्स गेन करके जॉब्स पा सके। अब देखो यहाँ पर एक डेटा दिखाया गया है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर कितने रुपए खर्च किए हैं। तो फर्स्ट प्लान में गवर्नमेंट ने 151 करोड़ रुपीस खर्च किए थे, जो कि ये बढ़कर अब 2020-21 के अनुसार 99,300 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा जो खर्च है वो एजुकेशन पर कर रही है और ये बेकार नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो इंडिया की जीडीपी जहाँ 1951-52 में 0.64% था, ये बढ़कर 3.1% हो चुका है 2019-20 डेटा के अनुसार। लिटरेसी रेट में भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। लिटरेसी रेट जहाँ 18% था 1951 में, तो वहीं 2018 में ये 85% हो गया है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट देखा जाए तो केरला में 94% है और वहीं बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो 62% है। सबको अच्छी एजुकेशन मिले इसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से कुछ स्कीम भी निकाले गए, जिसमें से पहला है समग्र शिक्षा स्कीम। समग्र शिक्षा स्कीम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका एम है एजुकेशन इम्प्रूव करना फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12।
समग्र शिक्षा स्कीम का गोल है इक्वल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन इंश्योर करना सभी के लिए। दूसरा है मिड डे मील स्कीम। तो इस स्कीम का एम था कि बच्चों को इनकरेज करे कि वो स्कूल आए ताकि उनका अटेंडेंस बढ़े और इम्प्रूवमेंट हो उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन में। अब यहाँ पर एक डेटा दिया गया है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का, जिसमें दिया गया है कि 2020-21 के अनुसार 27% जो पीपल्स थे जिनकी उम्र 18 से 23 साल की थी भारत में, तो इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इनरोलमेंट किया था। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है। तो गवर्नमेंट का इन चीज़ों पे फोकस है, लाइक मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू मोर पीपल, और भी ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिले। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आए। चेंजिंग द स्कूल लेसन टू सूट डिफरेंट स्टेट नीड्स, मतलब जो स्कूल लेसन है उनमें चेंजिंग आए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो भी उनको सूट करेगा वहाँ पे वो उनको पढ़ाया जाए। टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आए, वोकेशनल एजुकेशन को ऐड किया जाए और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो ताकि लर्निंग बेटर हो सके। अब आगे हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वर्कर्स के लिए हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों को अलाउ करता है कि ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क कर सके। यदि कोई पर्सन हेल्दी नहीं है, दैट मीन्स कि वो अपने बेस्ट एफर्ट के साथ काम नहीं कर सकता, जिससे कि प्रोडक्टिविटी में भी हार्म आ सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट डाला है हेल्थ के लिए, तो इसको लेकर आगे यहाँ पर दिया गया है कि कंट्री की जो नेशनल पॉलिसी है वो इन इन चीज़ों पे फोकस करती है। पहला कि सभी के लिए जो हेल्थ केयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज और बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। जो पुअर लोग हैं उनके लिए स्पेशल अटेंशन रखे, और जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स है जिनको किसी भी प्रकार का कोई छूट ना मिल रहा हो तो उनको छूट मिले हेल्थ पर। अब आगे हम समझते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और 1 साल के पहले मर जाता है तो इसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। बर्थ रेट क्या होता है, तो यदि कोई बेबी जन्म लेता है तो 1000 लोगों में से जितने भी लोगों ने जन्म लिया उसी पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ रेट, मतलब जन्म लेना बेबी का। और डेथ रेट क्या होता है, तो किसी पीरियड ऑफ टाइम में 1000 लोगों में से कितने लोग मर गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेथ रेट। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि भारत में मेडिकल कॉलेज कितने हैं। तो केवल ऐसे 4 ही स्टेट्स हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज़्यादा है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज़्यादा है। भारत में सिर्फ और सिर्फ 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 313 डेंटल कॉलेजेस हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। बेरोज़गारी क्या होता है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यदि कोई व्यक्ति जॉब की तलाश कर रहा है बट उसे नहीं मिल रही है तो उसे अनएम्प्लॉयड माना जाता है। तो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये रूरल और अर्बन, यानी कि विलेजेस और सिटीज़ दोनों जगहों पे पाई जाती है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एरियाज़ में ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले समझ लो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को पूरे साल में से किसी किसी मंथ में जॉब नहीं मिल पाता है तो उसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो फार्मिंग का काम करता है, यानी कि खेती का काम करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक सीज़न में ही जॉब के लिए डिपेंड रहता है। जब सोइंग का काम होगा, जब हार्वेस्टिंग या वीडिंग का काम होगा, और बाकी महीनों में उनके पास बहुत कम काम रहता है, तो उसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जिसमें पूरे साल में से सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके लिए जॉब हो। वहीं डिस्क्रिज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो इसमें लोग काम करते हुए नज़र तो आते हैं बट एक्चुअली में वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं वर्क में। जैसे कि अगर कोई एक फैमिली फार्म है, वहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है बट वहाँ 5 के जगह पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो 3 लोग हो गए उनकी तो वहाँ ज़रूरत है नहीं, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, 5 से ही काम चल जाएगा बट 8 लोग काम कर रहा है।
तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हो गए वो लोग उन्हीं को डिस्क्रिप्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है, क्योंकि उनसे उन 3 लोगों से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी उतनी ही होनी है। सो दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा ये रूरल एरियाज़ में देखा, यानी ग्रामीण इलाकों में देखा। अर्बन एरियाज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो जो अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी वैसे लोग जो एजुकेटेड तो हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाया है हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी। दे आर कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आगे हम अनएम्प्लॉयमेंट के निगेटिव अफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बेरोज़गारी के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला है डिक्लाइन इन हेल्थ। तो यदि बेरोज़गारी के वजह से कोई फैमिली इनफ पैसे नहीं कमा पाता है तो इसके वजह से उसको पुअर न्यूट्रिशन, इनसफिशिएंट हेल्थ केयर और ओवरऑल उनकी डिक्लाइन ही होनी है हेल्थ में। दूसरा है विथड्रॉल फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, यानी अगर कोई फैमिली बेरोज़गार है तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि एक तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, दूसरा कि उसे घर के कामों में अब उसे हेल्प करना पड़ेगा ताकि वो फैमिली के इनकम को जनरेट करने में उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तीसरा कि बेरोज़गारी के कारण लोगों में फ्रस्ट्रेशन आती है, ख़ास करके ये चीज़ हमें स्पेशली यूथ में देखने को मिलता है। फोर्थ कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स होते हैं वो तो ज़्यादा पैसे कमाते नहीं हैं, तो इसके वजह से उनकी फैमिली को क्लीन वाटर, अच्छा खाना या फिर प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो पुअर वर्कर्स होते हैं उनको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। देखो जो पुअर वर्कर्स होते हैं उनको अक्सर बहुत कम पैसा मिलता है, उनको इतने भी पैसे नहीं मिल पाते कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सके। अक्सर उनको वर्क अपने चॉइस के अनुसार भी नहीं मिलता, उनका जो इनकम होता है वो रेगुलर भी नहीं होता, सिक्योर भी नहीं होता। इस वजह से उनको हमेशा पॉवर्टी की साइकिल से होकर गुजरना पड़ता है। उनको बस इतना ही पैसा मिलता है कि वो बस सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं जी सकते। और बहुत सारे पुअर वर्कर्स को तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से अपने स्किल्स का फुल्ली यूज़ भी वो नहीं कर पाते। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। देखो मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स होते हैं रूरल एरियाज़ में वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। खास करके अगर हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो पूरी की पूरी जो फैमिली होती है वो एक साथ मिलकर फील्ड में काम करती है। आगे है माइग्रेशन इन सर्च ऑफ जॉब्स। देखो पॉवर्टी और डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज़ यानी अपने गांवों से निकलकर जॉब फाइंड कर रहे हैं सिटीज़ में या फिर अदर एरियाज़ में, इस होप के साथ कि उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम एक लास्ट पढ़ेंगे शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स। देखो पहले सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी, यानी प्राइमरी सेक्टर पे थी। अब ये अदर सेक्टर्स पे जो है ये शिफ्ट होते जा रहा है, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे जो एम्प्लॉयमेंट है ये शिफ्ट होते जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयज़ थे। अगर किसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे तो एग्रीकल्चर पे यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे काम कर रहे थे। लेकिन ओवर द टाइम अब लोग एग्रीकल्चर पे बहुत कम काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अब मूव कर रहे हैं अदर सेक्टर्स में, लाइक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विसेज यानी कि टर्सरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आता है तो ये बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है। और टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है इसमें भी अब हमें अब बायोटेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अब इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बाकी अदर चैप्टर्स की अगर वीडियो देखनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।